पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद में सबमिट होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उसकी सिफारिश को मान लिया और महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन यानी शुक्रवार को रिपोर्ट सबमिट की गई थी। एथिक्स कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारे लगाए। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर तक स्थगित करनी पड़ी। रिपोर्ट पेश होने से पहले महुआ मोइत्रा ने महाभारत की तरह रण होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने एक बंगला कविता का पाठ करते हुए कहा कि जो डरता है उसके सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके बाद उन्होंने दिनकर की मशहूर कविता का पाठ करते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महुआ ने कहा कि उन्होंने बीजेपी ने उनका चीरहरण शुरू किया तो महाभारत का रण देखेंगे। इससे पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा को रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दिया गया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 3 राज्यों में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किससे 3 राज्यों की कुर्सी मिलेगी। लगभग चुनाव के परिणाम आने के 5 दिन के बाद अब बीजेपी उस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। आपको बता दें, राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, विनोद तावरे राष्ट्रीय महासचिव, यानी इन तीनों को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि आज देर शाम से लेकर कल सुबह तक पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो जाएंगे और कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को तीनों राज्यों की राजधानी यानी भोपाल, रायपुर और जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। चर्चा ये है कि 23 किसने जिताया इससे कोई मतलब नहीं, 24 इन तीनों राज्यों में कौन बेहतर तरीके से जिता सकता है उसे ही बीजेपी इन तीनों राज्यों की कमान सौंपेगी। कैमरामैन कालीकांत के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसको लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर किन गारंटियों की वजह से चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, किन किन नेताओं के कहने पर कहां कहां टिकट मिले और कौन कौन से इलाके में जो जिम्मेवारी दी गई थी, आखिर वहां पे सीटों का आंकड़ा क्या है और इसके लिए जिम्मेवारी किसकी तय हो। ऐसे इस बैठक के बाद सबकी नजरें टिकी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा 2024 के लिए किस चेहरे पर ज्यादा भरोसा जताया जाएगा और सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस के विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे पर मंथन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ जहां सीएम के चेहरे पर चर्चा चल रही है, तमाम नामों पर विचार चल रहा है, ये नाम पर जो रहे हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान अभी की स्थिति में देखा है तो जब से नतीजे आए हैं तभी से अगले दिन से उन्होंने शुरुआत कर दी है 2024 की तैयारियों की। इसमें सबसे पहले वो छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ है, इसी क्षेत्र में जो हारी हुई बीजेपी की सीटें हैं उन पर समीक्षा की। और आज शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राधोगढ़, जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ कहलाता है। यहाँ पर भी जो बीजेपी की हार हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ लगातार दिल्ली तक बड़े नेता जो सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं उनकी दौड़ लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने मिशन पर, कह सकते हैं कि मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में एक तरफ जहां बीजेपी हाईकमान अपने नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जबरदस्त माथापच्ची कर रहा है, वहीं विधायकों को जबरदस्ती होटल में ले जाने का आरोप भी सामने आया है। ललित मीणा झालावाड़ इलाके से विधायक हैं और उनके पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जबरदस्ती जयपुर के एक रिजॉर्ट में ले जाकर रखा गया है बाड़ेबंदी के तहत, ताकि वे किसी एक नेता के पक्ष में अपना वोट डाल सके। उन पर दबाव बनाने की कोशिश है।
अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वे रात को अपने कुछ समर्थकों के साथ गए और रात को 2 बजे के बाद अपने बेटे को वहां से जबरदस्ती लेकर भी आ गए। उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे और हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे इस पूरे उनके बेटे को होटल में जबरदस्ती रखने में बड़ी भूमिका थी। मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वसुंधरा राजे पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए डिनर पॉलिटिक्स करने का भी आरोप लगता रहा है और इसी के चलते पार्टी हाईकमान ने उन्हें दिल्ली भी तलब किया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। पूर्व मंत्री नवाब मलिक को लेकर महायुति में बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट आमने सामने है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 तारीख से शुरू हुई। बतौर विधायक विधानसभा के कामकाज में शामिल होने के लिए नवाब मलिक नागपुर पहुंचे और वो विधानसभा में सत्ता पक्ष में शामिल अजीत पवार गुट के साथ जा बैठे। नवाब मलिक को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने सवाल खड़े किए। इनका सवाल सीधे सीधे जो है फडणवीस पर था और उसके बाद शाम होते होते देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को खत लिखकर नवाब मलिक को महायुति में शामिल करने का विरोध किया। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने फडणवीस के खत का स्वागत किया तो वहीं एनसीपी के दोनों गुट जो हैं नवाब मलिक के साथ खड़े नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि जब तक वो नवाब मलिक से इस पर बात नहीं करेंगे तब तक इस पर जो है कुछ बोलने वाले नहीं हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले लगाए गए एग्जीबिशन का शुभारंभ किया और मंच से सभी को संबोधित किया। हालांकि समिट में देश विदेश से तमाम उद्योग जगत के जुड़े उद्योगपति शामिल हुए। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि इस समिट को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए के अधिक से MOU साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अभी तक 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से खासी उम्मीदें हैं। सरकार का मानना है कि यह समिट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। बिहार में हाल ही में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें दूसरे प्रदेश के भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उसके बाद उनकी नियुक्तियां भी हुई। इन सभी अभ्यर्थियों की 30 नवंबर से इनकी पदस्थापना हुई थी और बिहार के अलग अलग जिलों में इनकी तैनाती भी हुई थी, लेकिन जल्द ही इनका नौकरियों से मोहभंग भी होने लगा है। दरअसल बिहार में करीब 42,000 बाहरी वैसे शिक्षक नियुक्त हुए थे जो दूसरे प्रदेशों के रहने वाले थे और इन शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के अलग अलग जिलों में हुई है। नियुक्ति मिलने के बाद इन्होंने काफ़ी खुशी जताई थी और इनके यहाँ जश्न मना था, लेकिन तैनाती के बाद से ही अब ये शिक्षक नाराज बताए जा रहे हैं। इनमें से करीब अभी तक 50 ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे यूपी के रहने वाले थे। उन लोगों ने अलग अलग कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल लगातार शिक्षक जो हैं शिक्षा विभाग के अलग अलग निर्देशों और जहां पर इनकी तैनाती है वहां पर बद इंतजामी और कम वेतन को लेकर अब इनकी नाराजगी सामने आने लगी है और यही वजह है कि ये शिक्षक अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बेगूसराय से जीवेश और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। लगता है महाराष्ट्र सरकार कर्ज निकालकर घी पीने का काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार पर फिलहाल 7 लाख करोड़ का कर्जा है और ऐसे में ही महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सरकार ने विधिमंडल के सामने 55,520 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड रखी है। इसके जरिए हर सत्ताधारी विधायक को 40-40 करोड़ रुपए का फंड वहां पर दिया जाएगा और कुछ विपक्ष के ऐसे भी विधायक होंगे जिन्हें अपने पास खींचने के लिए उन पर भी पैसे की बौछार वहां पर की जाएगी। दरअसल एकनाथ शिंदे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने 25,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए के वहां पर सप्लीमेंट्री डिमांड पास किए थे। उसके बाद पिछले शीतकालीन सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने 52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सप्लीमेंट्री डिमांड पास किए थे। अब सरकार ने एक बड़ा सिक्सर मारते हुए 55,520 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड वहां पर पास करने के लिए रख दिए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच हमेशा से सामने परेशानी आती रहती है। हालात और परिस्थिति कई बार ऐसे बन जाती है कि एक दूसरे की ना सुनना और इसको मीडिया के जरिए सामने लाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले पर अपनी टिप्पणी करी जब नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने की बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आपको चुनी हुई सरकार के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये तय करना चाहिए कि आम जनता ने जिस सरकार को चुना है उसके फैसलों को कैसे आप लोगों के सामने रख पाते हैं और कैसे उन फैसलों को आगे बढ़ा पाते हैं। हालांकि जो परिस्थिति नजर आ रही है उसमें स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि जो हालात पिछले कुछ दिनों से बने हैं, खासकर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के बाद, ऐसे में अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्री एक दूसरे के सामने हैं। चाहे चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को बढ़ाने की बात हो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे चीफ सेक्रेटरी को समझा दिया कि चुनी हुई सरकार के बारे में सोचना जरूरी है। सरकार जो भी फैसले लेती है, अधिकारियों का प्रयास ये होना चाहिए कि उन फैसलों को आगे बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा और नोएडा दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे और वहां पर छात्रों को अपने अनुभव बताए। साथ ही उन्होंने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंच करके यहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, क्योंकि जिस तरीके से जो औद्योगिक नगरी को लेकर के और तमाम तरीके की जो समिट है, बाहर के इन्वेस्टर को लाने के लिए यहाँ पर नए नए प्लान सरकार ने बनाए थे, उन सब लेकर के आज तीनों प्राधिकरण और डीएम के साथ में यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री क्राइम पर भी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 2024 से आने से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पर भी समीक्षा करेंगे ताकि उनको चुनाव में पेश किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। अब उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे भी भगवान श्री राम के आदर्शों को जान और समझ सकेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में भगवान राम के जीवन चरित्र पर कई तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जहां प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों में भगवान श्री राम के आदर्शों को उतारने का भी काम करेगी। इसके लिए रामायण से जुड़े प्रसंगों पर चित्रकला, लेखन, वेशभूषा और रामायण गायन जैसे कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करना है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आयोजित होगी। इतना ही नहीं, अयोध्या के विभिन्न घाटों, स्थलों और रामायण से जुड़ी कलाकृतियों को भी अलग अलग स्कूलों में स्थापित किए जाने की भी योजना है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी फरिश्ते योजना जल्द पंजाब में लागू होने जा रही है। पंजाब सरकार ने यह फरिश्ते योजना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इलाज के लिए जो भी व्यक्ति अस्पताल ले जाएगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा और 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल के अधिकारी तब तक कोई पूछताछ नहीं करेंगे जब तक वह स्वयं इसका चश्मदीद गवाह ना हो या वो खुद ना बनना चाहे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी फरिश्ते योजना लागू की थी, जिसके बाद अब पंजाब सरकार जो है इस योजना को पंजाब में लागू करने जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्याज पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले साल मार्च महीने तक जारी रहेगी। प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए और घरेलू स्टॉक को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात पर बैन संबंधी नई अधिसूचना जारी कर दी है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। अब प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें कम हो सकती है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।
संबंधित सिखों के मामले पर लगातार ही सियासत गरमाती जा रही है और यही कारण है कि बार बार जिस तरह से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह द्वारा बलवंत सिंह राजवाना को अपील की जा रही थी कि वो अपनी भूख हड़ताल जो है उसको वापस ले ले, और यही कारण हुआ कि आज जत्थेदार श्री अकाल तख्त ज्ञानी रघुवीर सिंह और SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पटियाला की केंद्रीय जेल में बलवंत सिंह राजवाना के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनको सारी बातें बताई गई और इसके बाद बलवंत सिंह जो सूत्र भी बता रहे हैं कि बलवंत सिंह राजवाना सहमत हो गए थे और यही कारण है कि उनको जूस पिलाकर जो उनकी भूख हड़ताल है वो भी ख़त्म कर दी गई है और अब 31 दिसंबर तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती है या नहीं। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कंपनियों के करीब 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने गुरुवार को छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के इन कंपनियों के ऑफिस से करीब 200 करोड़ रुपए नकद की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि धीरज साहू बलदेव शाह एंड कंपनीज के जुड़े हुए हैं और इनकी जो है उड़ीसा में शराब की बड़ी कंपनी है। गुरुवार को शुरू हुई है छापेमारी, आज तक चल रही है और बताया ये जा रहा है कि कई कंपनियों के बारे में पता चला है जो इनके अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से हैं। इसके अलावा रांची में जो इनका कंपनी था वहाँ 6 अलमीरा से ये नकद की बरामदगी हुई है, जिसे ले जाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को ट्रक बुलाना पड़ा। 36 बैग में रखकर ये कंपनियां ये जो रकम है वो बैंक तक पहुंचाए गए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स अधिकारी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी ये छापेमारी अलग अलग शहरों में चल ही रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। गुजरात का गरबा यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में हुआ शामिल। गुजरात की पहचान माने जाने वाला गरबे को वैश्विक पहचान पर अब मुहर लग गई है। यूनेस्को ने गुजरात में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गरबा नृत्य को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हुए इसे मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सहकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान हुई थी। ये मान्यता अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के तहत दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर पर ट्वीट कर खुशी जताई है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार के दिन मौद्रिक नीति का ऐलान किया, जिसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए। 5वीं बार लगातार RBI ने घोषणा की कि रेपो रेट और दूसरी नीतिगत दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। इससे एक बात तय हो गई कि आपके लोन पर EMI पर आपको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी और ना ही ये बढ़ेगी। रेपो रेट की घोषणा के दौरान RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि कर्ज का स्तर बढ़ने, भू राजनीतिक तनाव और अत्यंत खराब मौसम के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी काफी नाजुक दौर से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। ये 5वीं बार है जब RBI द्वारा रेपो रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। MPC की 3 दिन के बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो उन्हें पहले से अनुमान था कि RBI कुछ इस तरीके का फैसला लेगा। RBI की इस घोषणा के बाद शेयर बाजार ने भी शुभ संकेत दिए। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के जनपद बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बिजली जुर्माना वसूलने गई टीम पर घर मालिक ने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के जनपद बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अंबा कॉलोनी का है, जहां एक उपभोक्ता के घर बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी का जुर्माना वसूल करने गई थी। टीम में SDO रेणु शर्मा, JE ज्योति भास्कर और अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे। घर पर तकरीबन 3,57,000 रुपए का बकाया था। इस दौरान घर मालिक पर आरोप है कि उसने टीम के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और घर के पालतू कुत्तों को टीम पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से JE को कई जगह पर कुत्तों ने काट लिया। इस मामले में बिजली विभाग के JE ने घर मालिक समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
कई सारे गपलू धांधलियों और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस में जो 1200 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां होनी है, उसके लिए प्रोसेस तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो शॉर्ट लिस्ट 7000 से अधिक कैंडिडेट्स किए गए हैं, उनका फिजिकल टेस्ट जम्मू और श्रीनगर में जारी है और यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में युवाओं की लंबी कतार सुबह सुबह नजर आती है, जो फिजिकल टेस्ट के लिए बख्शी स्टेडियम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देश के अन्य हिस्सों में युवाओं की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी युवाओं में बेरोजगारी को लेकर चिंता साफ नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से 2019 के बाद कई बार जो है सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसीज निकली। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन IKSP के 6 सदस्यों को गोधरा से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने गोधरा से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एटीएस इससे पहले सूरत और पोरबंदर से भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गोधरा से गिरफ्तार सभी 6 संदिग्धों को अहमदाबाद एटीएस हेडक्वार्टर ले आया गया है। चार्जशीट में उबैद नासिर मीर, हनान हयात शाल, मोहम्मद हाजिम शाह, सुमेरा बानो और जुबैर सहित कई व्यक्तियों को आरोपित किया गया है। उनका कथित इरादा प्रशिक्षण के लिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पोरबंदर गुजरात से ईरान के माध्यम से अवैध रूप से अफगानिस्तान की यात्रा करना था। गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इस साल जून में उन्हें पकड़ा था, जिससे ISKP के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी की पुष्टि हुई थी। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए 6 आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान के ISIS से है, जो लगातार उनके संपर्क में था। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। LOC की आखिरी पोस्ट के आखिरी बंकर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी भारतीय सेना के बहादुर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। आप इन जवानों को देखिए, और जवान जो हैं 24 घंटे इस बंकर में भी बेहद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। अपनी जो गन की पोजीशन है वो दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर मोड़े हुए हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पाकिस्तान कहीं से भी आतंकियों को अगर घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है तो उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। ये जो जवान है ये इस कदर ट्रेन है कि एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। जवानों को सुनिए, ये बता रहे हैं कि हम जो है इस तरह से ट्रेन है कि हमें सर्दी गर्मी जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखती है हमारे लिए देश सेवा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, पुंछ।